दोस्तों नमस्कार। मैं डीएन सर और डीएन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी जो सबसे ज़्यादा खासकर आपके लिए जो कि बिहार संबंधित देखा जाए तो TRE-4 की वैकेंसी है और दूसरा स्टेट भी आपके पास आया हुआ है जिसका फॉर्म भरा जा रहा है और TRE-4 का फॉर्म 1 तारीख से भराया जाएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न जो भी होगा, आंदोलन चल रहा है, उसमें जो भी निर्णय होगा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो सकता है, जो नहीं हो सकता तो जो है पहले वैसे उसी तरह से। जैसे आज शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि एग्ज़ाम के पैटर्न जो है वो मेरे अंडर में नहीं है, वो BPSC तय करें। मेरा काम था BPSC को भेजना और मैं भेज चुका हूँ, बाकी चीज़ें उन पर देखा जाएगा। खैर आंदोलन चल रहा है और आंदोलन के साथ साथ में ये भी वाली बातें हैं कि पैटर्न चेंज होना चाहिए, ये बातें सही है। चलिए अब जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये आपका टॉपिक दिखाई पड़ रहा है स्थिति एवं विस्तार। ध्यान रखें दोस्तों कि ये 9th क्लास का SERT 9th क्लास का SCERT यानी बिहार सरकार द्वारा जो बुक प्रोवाइड किया गया है वो बुक है, 9th क्लास की बुक है ये, और इसी से संबंधित हम लोग आज बातें करेंगे। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आप भारत के किसी भी नौकरी में जाना चाहते हैं, किसी भी जॉब में जाना चाहते हैं, आपको ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये छोड़ दीजिए कि मैं स्टेट देने वाला हूँ या TRE-4 देने वाला हूँ, वो कहने की बातें हैं। लोग कहता है कि आपके स्टेट के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि टॉप लेवल से, यानी इंडिया के सबसे टॉप लेवल का नौकरी जो UPSC है, वहाँ से लेकर आप नीचे चपरासी तक का अगर आप नौकरी चाहते हैं तो ये बुक 9th क्लास का बुक, चाहे NCERT हो, चाहे NCERT हो या SCERT हो, पढ़ना चाहिए। जो कि 9th क्लास, जो कि मतलब आपकी भूगोल का समझ विस्तार पूर्वक यहाँ पर दिया, खासकर भारत के भूगोल के बारे में। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो हमारी संस्कृति है वो प्राचीनतम संस्कृति है। ये बात तो सही है। हम अपने देश से ही या कह सकते भारत से ही अपनी संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाए हैं। ये बिहार ही है जहाँ पर नए नए धर्मों का उदय हुआ, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और ये धर्म पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो जो मेरी संस्कृति है वो प्राचीनतम संस्कृति है। जब लोग पूरे विश्व के पास खाने का नहीं था या खाने का था भी तो लोग नंगे घूमते थे, उस समय हमारे पास एक समृद्धशाली नगरीय संस्कृति था जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों कि ये हमारी प्राचीनतम संस्कृति, ठीक है, जो भारत में है। भारत एक समृद्धशाली, एक समृद्ध और प्राकृतिक विविधता वाली देश है। यहाँ संस्कृति अलग अलग प्रकार की है। आप जिसकी मैं बात किया, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता है जो भारत में विकसित हुआ। उसी प्रकार मेरे पास वैशाली, जो विश्व का पहला गणराज्य हुआ। आज हम जिस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि मैं लोकतांत्रिक देश में जी रहा हूं, विश्व का पहला गणराज्य वैशाली, जो कि बिहार, उत्तर बिहार में स्थित है। और इस प्रकार भारतीय इतिहास या विश्व इतिहास में हम बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। विश्व में भारत का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम से महासागर है, जिसका नाम है हिंद महासागर, और यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशक में भारत ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की, किंतु बढ़ती जनसंख्या भारत के विकास में बाधक है। ये बात सच है कि हमें जनसंख्या पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज विश्व का पहला देश बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं जो भारत में सबसे जनसंख्या है। इतनी जनसंख्या की भरपाई करना, इतनी जनसंख्या का पेट भरना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। आप इस तरह कह सकते हैं कि भारत में जो विकास दर है उसका बाधक के तौर पर जनसंख्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये NCERT कह रहा है।
ठीक। अब इसको इस जो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को जानने से पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूं और इस मैप के तहत आप इस बात को समझिए। ठीक है, इस मैप के तहत इस बात को आप समझिए। देखिए यहाँ पर दो बातें लिखी हुई है, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। ठीक, अब ये भारत की अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा की बात मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखें दोस्तों इस प्रकार से कि भारत का अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या क्या है। ध्यान रखें दोस्तों कि जो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर देखिए लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट, यहां पर लिखा हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट, यहां पर लिखा हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट और यहाँ पे लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट। तो इस तरह करके भारत का अगर मैं अक्षांश रेखा यानी लेटीट्यूड लाइन की बात करूं, ठीक है, लेटीट्यूड लाइन की बात करूं तो क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में समाप्त होती है। और यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है ये तमिलनाडु, ठीक है, कन्याकुमारी के पास, और यहाँ पर लद्दाख। ठीक, इसी प्रकार अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड लाइन में देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, जो कि ये गुजरात से शुरू होकर ये हमारी अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो अगर यहां से एक चीज आपको इतना जानना है कि यहां से जो हमारी अक्षांश रेखा है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट पर समाप्त होती है, उसी तरह देशांतर लाइन जो 68 डिग्री 7 मिनट शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पर समाप्त हो जाती है। अब यहां से एक चीज आप ध्यान देंगे कि अगर हम अक्षांश विस्तार की बात करें और देशांतर विस्तार की बात करें तो दोनों तरफ लगभग सेम वाली बातें हैं, यानी दोनों तरफ एक ही चीज दिखाई पड़ेगा। कितना दिखाई पड़ेगा? तो यहां पर भी 30 डिग्री का बात करेंगे और यहां पर भी 30 डिग्री की बात होगी। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत का अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार लगभग दोनों सेम है, कुछ की अंतर हो सकता है, लगभग सेम है। अब यहां पर एक बात और लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान देंगे कि ये आपका उत्तर दक्षिण, मैंने बताया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत का उत्तर दक्षिण की लंबाई कितना? 3214 किलोमीटर, और पूरब पश्चिम की लंबाई यहां से यहां तक का लंबाई कितना है? पूरब पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि ये जो टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम में जाते हैं, ये कहने की बातें हैं कि भैया हम तैयारी का तैयारी कर रहे हैं, कि हम स्टेट दे रहे हैं, सभी में काम आएगा। कोई भी भारत का किसी भी एग्जाम, किसी पर एग्जाम दे रहे हैं, सारे एग्जाम में ये काम आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अक्षांश बिंदु ये, देशांतर बिंदु ये, दोनों की अगर हम दोनों का डिस्टेंस देखें तो लगभग दूरी, दोनों का दूरी 30 डिग्री का है। ठीक, अब यहां पर से कुछ बातें और हैं, उनको भी आप देख लीजिए। जैसे कि बातें यहां पर ये है कि देखिए यहां पर कुछ देश का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि यहां देखिए आप, देश का नाम लिखा हुआ है, जिसमें से एक देश पाकिस्तान, यहां पर अफगानिस्तान होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ नहीं है, या होगा भी तो शायद कट रहा है। यहां पर चीन, साथ में तिब्बत लिखा हुआ है, नेपाल,
भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और इधर यहाँ पर श्रीलंका होगा, ये श्रीलंका यहाँ पर, और इधर नीचे यहाँ पर लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है। तो अगर आपसे पूछा जाए इस प्रकार से कि जो स्थलीय सीमा से कितने ऐसे देश हैं जो हमारा पड़ोसी देश है, स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूँ, जल सीमा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए स्थल सीमा से एक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो एक, यहाँ पे आप अफगानिस्तान लिख ही देंगे, ठीक है, वो आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर चीन में, चीन के पास, चीन पे जाते हैं वो 3 हो गया, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। तो 7 ऐसा देश है हमारे पास जो हम स्थलीय सीमा से लगता है, यानी जो धरती टू धरती हम जुड़े हुए हैं। और अगर हम जलीय सीमा में देखा जाए तो यहाँ पर एक श्रीलंका है और यहाँ पर ये नीचे में मालदीव है, ठीक है, मालदीव है। तो जलीय सीमा से 2 देश यानी श्रीलंका और मालदीव। इसके अलावे कुछ बातें और हैं, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको सही से दिखे कुछ बात को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे लिखा हुआ है अरब सागर। ठीक, ध्यान रखें दोस्तों कि भारत का पूर्वी हिस्सा में बंगाल खाड़ी है और पश्चिमी हिस्सा में अरब सागर है और नीचे यहाँ पर हिंद महासागर है। इस तरह भारत का दक्षिण एरिया जो है, ये दक्षिण पार्ट जो दिखाई पड़ रहा है, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसे प्रायद्वीपीय पार्ट, प्रायद्वीपीय के नाम से भी जानते हैं। और सबसे यहाँ पर एकदम सकरा सा है, तो इस जगह को हम अंतरीप भी कहते हैं, अंतरीप भी कहते हैं। अंतरीप क्यों कहते हैं? आपने जैसे कि हम तो अपने बचपन में देखे हैं कि मेरे घर में एक ऐसा कीपाकार होता था, एक कीप होता था, इस कीप से हम तेल भरते थे। किसमें? ढिबरी में या लालटेन में, ठीक है, इस तरह कीप होता था। यहाँ पर तेल डालें तो तेल यहाँ पर आता था। तो देखिए भारत का ऊपरी हिस्सा इस प्रकार है और यहाँ पर कीपाकार है, तो कीपाकार भूमि को हम अंतरीप के नाम से जानते हैं। बाकी 3 तरफ से यहाँ पर समुद्र से घिरा हुआ है, इसे हम प्रायद्वीप भाग भी कहते हैं। दूसरी बातें जो यहाँ पर है वो एक लाइन खींचा हुआ, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। अब इसे हम, आप ये तो खैर यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये पूरब से पूरब पश्चिम की लंबाई है, आप उसको छोड़ देंगे, इसको ध्यान देंगे, ये ध्यान दीजिए, इस पर ये ध्यान दीजिए, उनको छोड़ दें, ये हटा दीजिए उसको। खैर हटाने से भी नहीं हटने वाला क्योंकि वो वहाँ पर पहले से खींचा हुआ है। देखिए ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली यह कर्क रेखा, यह कर्क रेखा भारत को 2 भागों में ये बांटती है। कैसे बांटती है? अगर हम जलवायु के तरफ से देखा जाए तो कर्क रेखा के दक्षिण साइड यानी साउथ साइड पूर्णतः यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगा। और इसके हम उत्तर में जाएं तो गर्मी के साथ साथ ठंडी भी होगी, यानी ये उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। अगर हम इस कर्क रेखा से जितना नीचे जाएंगे गर्मी मुझे लगते जाएगी, और खासकर यहाँ पर जो कि भूमध्य रेखा से नजदीक है, इसलिए मेरे पास 2 ऐसे राज्य हैं, एक यहाँ पर तमिलनाडु और एक यहाँ केरल। यहाँ का लोग ब्लैक टाइप का होता है। क्यों ब्लैक टाइप का होता है? क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह गर्मी है। अगर हम यहाँ जाएं या लद्दाख और खासकर
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे यहाँ के जितने लोग होंगे सब गोरा गोरा होगा। क्यों गोरा होगा? क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलवायु है। तो इस प्रकार कर्क रेखा के नीचे उष्णकटिबंधीय और अगर ऊपर में उपोष्णकटिबंधीय, यानी गर्मी ठंडा दोनों की बात है। देखने के बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। जो मैंने पहले बताया कि पहले चलिए हम मैप में चलते हैं और मैप के बाद हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए यही बातें यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत का द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तो इसका दक्षिण विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है तथा होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थिति अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, सीमा रेखा आदि चित्र संख्या 1.1 में स्पष्ट है। यानी कहने का मतलब है कि जितनी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारी बातों को यहाँ पर समझा दिया गया आपको। लेकिन एक बात हमने नहीं समझा पाए, वो भी समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। जो छूट गया था उसको भी समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत का जो मुख्य भूमि है वो शुरुआत हो रही है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से शुरुआत हो रही है, यहाँ शुरू हो रही है। ये पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सबसे जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक। और वो जो हमारा नीचे ग्रेट निकोबार है यहां से जुड़ा हुआ है और ग्रेट निकोबार से जुड़ा हुआ है और कह सकते हैं कि उसके बाद क्या है तो वो है सुमात्रा द्वीप, ठीक है। आप कह सकते हैं सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा एक बिंदु है जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो कितने डिग्री पर है तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर है, ठीक। ये बातें हो गई। अगला बात यहाँ पर ये था, कहा गया कि आपको या एक बात और कहा गया कि ये आपका कर्क रेखा है। कर्क रेखा के बारे में बता दिया कि इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी बात सच है। लेकिन एक रेखा यहाँ पर और देखिए आप, ठीक है। ये जो दिखाई पड़ रहा है इसे हम 82.5 डिग्री देशांतर लाइन कहते हैं। ये भारत का मानक समय सीमा रेखा है। ध्यान रखें दोस्तों कि 82.5 डिग्री 30 मिनट भारत ईस्ट देशांतर लाइन जो कि भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है। यानी भारत का मानक समय सीमा जो रेखा है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट में। अब इस रेखा के बारे में आगे हम बताएंगे, यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, आगे चलते हैं और जो बुक में लिखा हुआ है उसके आगे बताता है। वैसे भी नहीं भी दिया हो तो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है उसको पहले देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए भारत के आकार के बारे में दिया हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर एक सिंपल सी वर्ड में दिया हुआ है, क्षेत्रफल के तौर पर कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर एक पूरा एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये आंकड़ा है, इसको हम सिंपल तरीके से लिख देते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। अब यहां पर ये वाली बातें हैं कि जो जितना मेरे पास जमीन है, जितना मेरा क्षेत्रफल है, कुल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का मेरे पास मात्र 2.4% है। यानी ये जो हमारा क्षेत्रफल है, अगर पूरा विश्व का क्षेत्रफल लिया जाए, पूरा विश्व को लिया जाए
तो मेरे पास पूरा विश्व का कुल भूमि का मात्र 2.4% ही जमीन है। और जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या देखा जाए तो अगर 11 जनगणना पे लिया जाए, 11 जनगणना लिया जाए तो जनसंख्या हमारे पास कितनी है? 17.5% कुल विश्व की जनसंख्या का। मेरे पास जमीन कम है, जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए लिखा गया था, इसलिए बोला गया था कि भारत के विकास में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है या विकास को बाधा डाल रही है, वो है जनसंख्या। जब तक जनसंख्या पे हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे विकास दर जो है वो डाउन होगा। ठीक, तो इसीलिए जनसंख्या पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर ये बातें होगी, क्षेत्रफल इतना, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%। अब यहां पर एक बात और दिया हुआ है, उसको ध्यान देंगे कि जो पूरे विश्व में बड़े बड़े देश हैं, जिसमें भारत का स्थान कितना स्थान है? 7वां स्थान पर है। ये भारत का स्थान है, 7वें स्थान पे भारत है। लेकिन बाकी जो देश है आप इसको देख लेंगे तो भारत जो 7वें स्थान पर है, तो बड़े बड़े देश जो 6 स्थान पर है वो कौन कौन है? तो प्रथम क्या है? रूस, ठीक है। सेकंड में कौन है? कनाडा। इसके बाद यूएसए, उसके बाद चीन की नंबर आती है, उसके बाद ब्राजील, सॉरी चीन, अच्छा यहां पर रूस यहां होना चाहिए, मैं गलती से वहां लिख दिया, चलो फिर से मैं इसको सुधार कर देता हूं, बड़ा दिखाई नहीं पड़ा। तो देखिए यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं, ऐसे भी कह देता हूं, ये रूस है, ठीक है, ये रूस है, ये कनाडा है, इसके बाद ये यूएसए है, ये चीन है, ये ब्राजील है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये इंडिया है। अब देखिए यहां पर इंडिया क्षेत्रफल दिया हुआ है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, मात्र इतना है। अगर इतना मेरे पास है तो रूस के पास कितना है? मेरे पास अगर मान लिया 33 लाख वर्ग किलोमीटर मेरे पास जमीन है, सपोज कीजिए कि लगभग मान लेते हैं, तो रूस के पास कितना है? 170 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन उनके पास है। खैर आप ये भी कह सकते हैं रूस की ऊपरी हिस्सा बर्फ से ढकी रहती है, उस जमीन का कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन है तो जमीन उसके पास। कनाडा के पास कितना है? 99 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद यूएसए के पास कितना? 98 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर चीन के पास 96 लाख वर्ग किलोमीटर, ब्राजील के पास 85 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया के पास 76 लाख वर्ग किलोमीटर, और इंडिया के पास 32-33 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है। तो इस प्रकार से हम पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। हमसे बड़े बड़े 6 देश, 6 बड़े बड़े देश कौन कौन है? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ बातों को। तो यहाँ पर यह लिखा गया कि विश्व के 7 बड़े देश आपने देख लिए, तो यहाँ पर भी वो चीज लिखी हुई है। अब हम आगे चलते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, हमें दिखाई पड़ रहा है, वो क्या है उनको ध्यान देंगे। देखिए भारत का स्थल सीमा रेखा, अगर इंडिया का मैं यहाँ छोटा सा मैप बनाऊं, ठीक है, छोटा सा मैप बनाऊं, तो आप देखेंगे कि देखिए यहां पर ये जो आकार है इस जगह पर है, जो ये जो स्थल सीमा रेखा है यहां से लेकर यहां तक, इसकी कुल लंबाई कितनी है? यही पूछा जा रहा है कि भारत का स्थल सीमा रेखा की एक अत्यंत विशाल है, इसकी स्थल सीमा रेखा तट सीमा रेखा लगभग 2 गुनी है। स्थल सीमा रेखा कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगर हम स्थल की बात करें तो कितना दूरी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा, यानी अगर हम कोई भी द्वीप को ना लें, यानी द्वीप का मतलब मेरे पास 2 द्वीप है। कौन कौन द्वीप है? एक मेरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। इन दोनों द्वीप को ना लिया जाए तो अगर सीमा रेखा हम देखें, मुख्य भूमि का तट सीमा रेखा, तट का मतलब यहां गुजरात के तट से लेकर बंगाल के तट तक, यहां की सीमा रेखा देखें तो कितना है? 6100 किलोमीटर लंबी है।
तो भारतीय और द्वीप को अगर हम जोड़ दिया जाए, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को ले लिया जाए, तो कितना हो जाता है जल सीमा रेखा, ये तट सीमा रेखा, वो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। तो इस प्रकार से अगर एक फ्रेश यहाँ पर देखा जाए तो ध्यान देंगे दोस्तों इस प्रकार से कि अगर यहाँ पे बात आएगी इस प्रकार से कि एक अच्छा सा मैप बनाता हूँ, या जो मैप है उसी पे मैं चलता हूँ, ठीक, अच्छा रहेगा वही चीजें, जो मैप बना हुआ है उसी पे मैं चलता हूँ। देखिए इस मैप में मैं आता हूँ, यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये जो सीमा रेखा है यहां से आप हमारा जल शुरू होती है और यहां तक जल आती है। अगर हम सिर्फ ये तट रेखा की बात करें, यहां से लेकर यहां तक तट रेखा की बात करें, तो इसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक, एक मेरे पास यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल खाड़ी में, एक यहां पर है लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो तटीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाएगी, कुल लंबाई हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ठीक, ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्फ ये तट रेखा की बात किया जाए तो कितना होगा 6100 किलोमीटर, और अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ये हमारी जल सीमा की बात किया जा रहा है, यानी तट सीमा की बात किया जा रहा है। अगर हम बात करें सिर्फ स्थल सीमा रेखा की, स्थल सीमा रेखा की बात करें तो देखिए कितना होगा, कहां से कहां तक जाएंगे हम। देखिए ये यहां पर से समुद्र है, यहां से लेकर पूरा ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन होते हुए, नेपाल, भूटान होते हुए, ये म्यांमार होते हुए हम बांग्लादेश तक आएंगे, यानी यहां बंगाल तक आएंगे। ठीक है, अगर इतनी बड़ी सीमा रेखा की बात करें तो ये मेरा स्थल सीमा रेखा है, यानी धरती टू धरती सीमा रेखा है, वो कितना है 15200 किलोमीटर, यानी स्थलीय सीमा रेखा इतना है। ठीक, कितना है 15200 किलोमीटर। ठीक है, यही बातें यहां पे कहा जा रहा था कि स्थल सीमा रेखा कितनी है और जल सीमा रेखा कितनी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगली बातों को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अच्छा, एक बात और यहां पे लिखा हुआ है कि भारत जो है मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया। अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, इस मैप को देखें तो आपको क्या लगता है कि भारत किस प्रकार से है, त्रिभुजाकार है। ये कहा गया इसकी उत्तरी भाग चौड़ा है, और हम दक्षिण की तरफ चलें, यानी यहां पर देखिए लिखा हुआ है ये हमारा अक्षांश कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के नीचे से हम आगे बढ़ें, कर्क रेखा से अगर हम नीचे यानी 22 डिग्री की बात किया गया, 22 डिग्री नॉर्थ से हम अगर नीचे की तरफ चलें तो सकरा होते जाएगा, यानी पतला होते चला जाएगा, और अंत में यहां पर अंतरिप दिखाई पड़ेगा, यानी अंत में जो कन्याकुमारी है वो एक अंतरिप के तौर पर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक, यही बातें यहां पे कही गई। आगे देखिए, सबसे अंतिम छोर भारत की मुख्य भूमि का अंतरिप का रूप ले लिया। इसे कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक है, तो कुमारी अंतरिप या इसे हम कन्याकुमारी कहते हैं, जो इंडिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। इसको जो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रही है नॉर्थ से, ये क्षेत्र की कहा जा रहा है, इसको क्या करें अंतरिप या अंतरिप कहते हैं, इसे कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो अंतरिप कहलाता है। बच्चे विश्व का विद्यमान अन्य अंतरिपों का नाम इस प्रकार से आप दे सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते देखिए, कहता है कि भारत की प्रायद्वीप आकार कारण क्या है। तो प्रायद्वीप हम आपको पहले बता चुके, प्रायद्वीप का कारण क्या है,
तो कारण ये है कि पूरब की तरफ बंगाल खाड़ी, पश्चिम की तरफ अरब सागर और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर। भारत का निचला हिस्सा जो आप दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं, तो दक्षिण भारत के जो जिससे हम नाम से जानते हैं, वो भारत का निचले हिस्सा को देखेंगे तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पूरब की तरफ से बंगाल खाड़ी है, पश्चिम तरफ अरब सागर है और दक्षिण की तरफ से हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से तीन तरफ से घिरा हुआ, इसीलिए हम इसको प्रायद्वीप भारत भी के नाम से भी जानते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि यह तीनों समुद्र से घिरा हुआ प्रायद्वीप भारत आकार के रूप में जानते हैं। इसके तट सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित भारत का उत्तरी पश्चिम और पूर्व सीमा नवीन मोर्दा पर्वत यानी करने मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है आपका ये किसके बारे में, उत्तर पूर्वी सीमा यानी हिमालय के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये बातें आपको इतनी बातें कहा गया। आगे हम जानते हैं कि आगे क्या क्या बातें, जो कि अभी हमने आपको बताया कि हमारा भारत का अक्षांश विस्तार और देशांतरी विस्तार दोनों लगभग समान है। ठीक है, तो अक्षांश विस्तार देशांतर विस्तार कितना आपको मैं बता चुका हूं, कितने का लगभग कितना समान है, यानी लगभग 30 डिग्री का अंतर है। आप कह सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये निचला जो भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, इधर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये सारा जो ये अक्षांश रेखा, ये देशांतर रेखा, तो इस रेखा को अगर हम दोनों तरफ देखें तो दोनों तरफ कितना 30 डिग्री का अंतर होता है। तो यानी भूमि पर दोनों वास्तविक दूरी समान नहीं है। इस कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांश दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरी दूरी जैसे ध्रुव की तरफ जाते हैं कम होती चल जाती है। अगर हम इसकी बात करें कि ये बातें क्या कहना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक जो बातें कहा गया वो क्या बातें कही गई, देखिए ध्यान दीजिएगा कि मैं एक ग्लोब बनाता हूं। ठीक है, एक ग्लोब बनाता हूं और उस ग्लोब को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे जगह है, यहीं पे बनाते हैं, एक ग्लोब बनाते हैं अच्छी तरह से। तो इस ग्लोब में आपको ये दिखाई पड़ेगा, ये ग्लोब में बनाया, इस ग्लोब में अगर मैं अक्षांश रेखा खींचूं तो प्रत्येक 1 डिग्री पे खींचते चला जाऊं तो ये पूर्णतः 181 को खींचा जाएगा। ठीक, इस तरह करके अब ये कहा जा रहा है कि अंतर अक्षांश दूरी सभी जगह समान होती है, यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह समान होती है। इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह समान होती है, यानी अगर प्रत्येक अक्षांश को देखा जाए तो हर जगह समान होती है। लेकिन यदि मैं देशांतर रेखा की बात करूं, देशांतर रेखा की बात करूं तो देशांतर रेखा अगर मैं ऐसे खींचूं तो ध्यान देंगे कि ध्रुवों के पास सबसे कम दूरी होती है और भूमध्य रेखा के पास सबसे अधिक दूरी होती है। यही बातें वहां पे कहा गया कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह समान होती है, लेकिन दो देशांतर के बीच की दूरी सभी जगह समान नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, ध्रुवों के पास सर्वाधिक दूरी होती है और भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक दूरी होती है और ध्रुवों के पास सबसे कम दूरी होती है। इसी वजह से आपने देखा कि भारत का जो उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जो दूरियां हैं, आपने देखा कि उत्तर दक्षिण की दूरी कितनी बताया, 14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। लेकिन अगर हम पूर्व पश्चिम की बात करें या पश्चिम पूर्व की बात करें तो कितनी दूरी बताया गया, 2933 किलोमीटर। आप बताइए, जब दोनों अगर हमारा अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार समान है तो फिर इन दूरी का कमी होने की वजह क्या है? वजह यही है कि अगर हम साउथ और नॉर्थ को देखें तो यानी अक्षांश विस्तार को देखें तो सब जगह समान है, वहीं हम अगर देशांतरी विस्तार देखें तो सभी जगह समान नहीं होती है। इसीलिए पूर्व पश्चिम की दूरी उत्तर दक्षिण की तुलना में कम है। ठीक है, यही बातें यहां पे कहना चाहा, जो कि यहाँ पे कहना चाहा
कि हाँ यहाँ पर कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांश दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरित दूरी जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कम होती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये कहा गया कि भारत का अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच की स्थानीय समय 2 घंटे की अंतर है। अभी अभी हमने बताया, अच्छा यहाँ पे सूर्योदय होता है, उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है, 2 घंटे की बाद सूर्योदय होता है। यानी कहने मतलब है अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह 5 बजे सूर्योदय होगा तो कच्छ में सूर्योदय 7 बजे होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारे कारण यहाँ पर देख, ऐसा दोनों होने की वजह क्या है, 30 डिग्री देशांतरित विस्तार कारण है। आपको मैंने बताया कि अक्षांश विस्तार देशांतर विस्तार भारत का 30 डिग्री का अंतर है। अब वहां पे जो बातें कहा गया था कि भारत का मानक समय देशांतर रेखा कितना है, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो कहां से गुजर रही है, इलाहाबाद के नैनी से होकर ये गुजरती है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7.5 डिग्री का गुणक हो, ताकि 7.5 डिग्री देशांतरित दूरी पर स्थित दोनों स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो। ठीक, अब यहां पर बातें क्या कहना चाह रहा है इसको आप देखेंगे। हम फिर से मैप में चलेंगे और यहां पे आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये मेरा भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। और आपको मैं पहले बताया कि यहां पर जो भारत का मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि यहां से गुजर रही है, कहां से, इलाहाबाद के नैनी से गुजर रही है। अब आपको मैंने बताया था कि दोनों जगह में यानी कच्छ और अरुणाचल प्रदेश के बीच में अंतर कितना है, 30 डिग्री का। ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो अगर 30 डिग्री का अंतर है तो यानी 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। अगर ध्यान रखें दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय 5 बजे सुबह होगी तो यहाँ पर सूर्योदय गुजरात में कच्छ में 7 बजे क्यों होगी, क्योंकि भारत के देशांतर विस्तार 30 डिग्री का अंतर है, इसीलिए ऐसा होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्यों होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री का अंतर इसलिए 30 गुना 4 यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर होती है। ठीक, चलिए अब यहां पर से एक बात यह कहा गई है जो पहले मैं बता चुका हूं कि अगर भारत के निचले हिस्से में जाऊं यानी यहां की बात अगर मैं करूं इस जगह पर, तो यहां पर अभी जैसे कि हम गर्मी में रह रहे हैं, तो यहां पे और अधिक गर्मी होगा, निचला हिस्सा में और गर्मी होगा, ध्यान देंगे और गर्मी होगा। लेकिन जो ही हम ऊपरी हिस्सा में चलते लद्दाख की तरफ पे चलते हैं तो यहाँ पे ठंडी होगी। ठीक है, ठंडी होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर निचले हिस्सा में कभी भी ठंडी लगता ही नहीं है। जब हम पूरे बिहार में जब मैं पूरी तरह से कंबल ओढ़ के सो रहा हूँ तो यहाँ पर लोग लुंगी पहन के घूम रहा है। ठीक है, आपने सुना होगा लुंगी डांस वाला कहानी, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में ये गाता है। लुंगी डांस पर करता है यहाँ पर लोग, यानी हम कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, यहाँ पर लोग लुंगी में घूम रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि विषुवत रेखा से ये बहुत नजदीक है और विषुवत रेखा के आसपास के भूमि को इसके आसपास के भूमि के पास सदैव गर्मी रहता है। ठीक है, इस वजह से इस जगह ये प्रदेश ऐसे कह सकते हैं कि गर्म में डूबा रहता है।
दोस्तों आज हम यहीं रुकते हैं और फिर हम कल मिलेंगे। इसी टॉपिक को कुछ बातें जो बच गई है उसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।